4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, तू मत चूकी चौहान। हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर विशेष कहानी इतिहास की जानते हैं। आज मेरे साथ बात करते हैं हर दिल अजीज इस माटी के कण कण में उसके वीरता के किस्से हैं। हम सभी इस वीर भूमि के हिस्से हैं। तो जानते हैं आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आइए, पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय, जन्म 1149 ईस्वी को। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। वो चौहान राजवंश का प्रसिद्ध राजा था। वो तोमर वंश के राजा अनंगपाल का दोहित्र यानी बेटी का बेटा था। उसके बाद दिल्ली का राजा हुआ। उसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी दिल्ली का नव निर्माण किया। उससे पहले तोमर नरेश ने गढ़ के निर्माण का शुभारंभ किया था, जिसे पृथ्वीराज ने विशाल रूप देकर उसे पूरा किया। उसके नाम पर पिथौरा गढ़ कहलाता है और दिल्ली के पुराने किले के नाम से जीर्णावस्था में विद्यमान है। बात करते हैं अजमेर पर गद्दी स्थापन की। जब मुइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और उच्च पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था, एक 14 साल का लड़का पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज के बारे में कई कहानियां मशहूर है। बात करते हैं उसकी राजनीतिक नीति की। पृथ्वीराज ने अपने समय के विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। युवा पृथ्वीराज ने आरंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। पहले अपने सगे संबंधियों के विरोध को समाप्त कर उसने राजस्थान के कई छोटे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उसने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तथा महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेलों को पराजित किया। इसी युद्ध में प्रसिद्ध भाइयों आला और उदल ने महो को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज ने उन्हें पराजित करने के बावजूद उनके राज्य को नहीं हरा पा। इसके बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया, पर गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने अपने पहले मुइजुद्दीन मोहम्मद को पराजित कर चुका था, पृथ्वीराज को मात दी। इस पराजय से बाध्य होकर पृथ्वीराज को पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ना पड़ा। बात करते हैं गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध की। किंवदंतियों के अनुसार गोरी ने 18 पराक्रम किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा था। किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि गोरी और पृथ्वीराज में कम से कम 2 भीषण युद्ध अवश्य हुए थे, जिनमें प्रथम में पृथ्वीराज विजय और दूसरे में पराजित हुआ था। वे दोनों युद्ध थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तरावड़ी के मैदान में क्रमशः 1247 और 1248 में हुए थे। तराइन का युद्ध बात करते हैं। इस प्रकार पृथ्वीराज और मुइजुद्दीन मोहम्मद 2 महत्वाकांक्षी शासकों के बीच
ये युद्ध असंभव हो गया। संघर्ष तबर हिंद वर्तमान बठिंडा के पंजाब में है, पर दोनों दावों को लेकर आरंभ हुआ। तराइन में 1191 में जो युद्ध हुआ उसमें गोरी सेना के पांव उखड़ गए और स्वयं मुइजुद्दीन मोहम्मद की जान एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। पृथ्वीराज बठिंडा की ओर मुड़ा और तहरे महीनों के घेरे के बाद उसने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसने पंजाब से गोरियों को खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। शायद उसे ऐसा लगा हो कि तुर्कों के बार बार हो रहे आक्रमणों में ये भी एक हो, और गोरी शासक बस पंजाब पर शासन कर संतुष्ट रहे। बताया जाता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई के पूर्व मुइजुद्दीन को एक दिए गए प्रस्ताव में पंजाब को मुइजुद्दीन के हाथों छोड़ने के लिए तैयार था। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का एक मोड़ माना जाता है। मुइजुद्दीन ने इसके लिए बहुत तैयारियां की। कहा जाता है कि वो 1,20,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरा, जिसमें बड़ी संख्या में बख्तरबंद घुड़सवार और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार शामिल थे। ये सोचना उचित नहीं होगा कि पृथ्वीराज ने अपनी ओर से शासन में लापरवाही की या उसे स्थिति का अंदाजा तभी लग सका जब बहुत देर हो चुकी थी। ये सही है कि इस अंतिम अभियान का सेना अध्यक्ष स्कंद कहीं और फंसा था। जैसे ही पृथ्वीराज ने गोरियों के खतरे को भापा, उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता का अनुरोध किया। बताया जाता है कि कई राजाओं ने उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन कनौज का शासक जयचंद चुप रहा। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और उसे भगा लाया था, इसलिए जयचंद चुप रहा। पर अनेक इतिहासकार इस कथन को स्वीकार नहीं करते। ये कहानी बहुत बाद में कवि चंद्र बरदाई ने लिखी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार की राज कवि थे, और उसके वर्णन में कई एक ऐसी असंभाव्य घटनाएं हैं। यथार्थ में दोनों राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, और इस कारण कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। जयचंद का विद्वेष। कनौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज की वर्ती के कारण से ईर्ष्या करने लगा था। वो उसका विद्वेषी हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयां कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसे अपने कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद के साथ होने वाले संघर्ष में भी उसके बहुत से वीरों की हानि हुई थी। फिर भी उन दिनों पृथ्वीराज अपने वृद्ध मंत्री पर राज्य भार छोड़कर स्वयं संयोगिता के साथ विलास क्रीड़ा में लगा हुआ था। उन सब कारणों से उसकी सैन्य शक्ति अधिक प्रभावशाली नहीं थी। फिर भी उसने गोरी के दांत खट्टे कर दिए थे। संवत 1247 में जब पृथ्वीराज से मोहम्मद गोरी की विशाल सेना का सामना हुआ, तब राजपूत वीरों की विकट मार से मुसलमान सैनिकों के पैर उखड़ गए। स्वयं गोरी भी पृथ्वीराज के अनुज के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गया था। यदि उसका खिलजी सेवक
उसे घोड़े पर डालकर युद्ध भूमि से भगा कर न ले जाता तो वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। उस युद्ध में गोरी की भारी पराजय हुई थी और उसे भीषण हानि उठाकर भारत भूमि से भागना पड़ा था। भारतीय राजा के विरुद्ध युद्ध अभियान में ये उसकी दूसरी बड़ी पराजय थी, जो अनहलवाड़ा के युद्ध के बाद सहनी पड़ी थी। बात करते हैं पृथ्वीराज की सेना की। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। दोनों तरफ की सेनाओं की शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति भी हो सकती है। संख्या के हिसाब से भारतीय सेना बड़ी हो सकती है, पर तुर्क सेना बड़ी अच्छी तरह संगठित थी। वास्तव में ये दोनों और के घुड़सवारों का युद्ध था। मुइजुद्दीन की जीत श्रेष्ठ संगठन तथा तुर्की घुड़सवारों की तेजी और दक्षता के कारण ही हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। तुर्की सेना ने हंसी, सरस्वती तथा सम्माना के किलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अजमेर पर चढ़ाई की और उसे जीता। कुछ समय तक पृथ्वीराज को एक जागीरदार के रूप में राज करने दिया गया, क्योंकि हमें उस काल के सिक्के मिले हैं जिनकी एक तरफ पृथ्वीराज तो दूसरी तरफ श्री मोहम्मद शाम का नाम खुदा हुआ है। पर इसके शीघ्र ही बाद षड्यंत्र के अपराध में पृथ्वीराज को मार डाला गया और उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया। दिल्ली के शासकों को भी उसका राज्य वापस कर दिया गया, लेकिन इस नीति को शीघ्र ही बदल दिया गया। दिल्ली के शासक को गद्दी से उतार दिया और दिल्ली गंगा घाटी पर तुर्कों के आक्रमण के लिए आधार स्थान बन गई। पृथ्वीराज के कुछ भूतपूर्व सेनानियों के विद्रोह के बाद पृथ्वीराज के लड़के को भी गद्दी से उतार दिया गया और उसकी जगह अजमेर का शासन एक तुर्की सेना अध्यक्ष को सौंप दिया गया। इस प्रकार दिल्ली का क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्कों के शासन में आ गया। कुछ रोमांचक कहानी भी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जानते हैं उसको भी। पृथ्वीराज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत साहसी, युद्ध में कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं वश से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया। यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे। बाद में आगे चलकर चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। एक विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले आया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए। सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई। अंत में चंद्रबरदाई की जो एक कवि था,
और पृथ्वीराज चौहान के खास दोस्त थे। दोनों ने भरे दरबार में गोरी को मारने की योजना बनाई, जिसके तहत चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही। ये पंक्ति इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई। जब भी पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आता है, कवि चंद्रबरदाई की ये पंक्ति सबके लफ्जों पर आ ही जाती है। वो क्या थी पंक्ति? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने इसको सुना और बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी का प्राणांत हो गया। फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने पकड़े जाने पर या फिर से बंदी जीवन व्यतीत करने के बजाय दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। उधर संयोगिता ने जब ये दुखद समाचार सुना तो उसने भी अपने प्राणों का अंत कर लिया। पृथ्वीराज की पराजय और उसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गोरी उस अपमानजनक पराजय का बदला लेना चाहता था, सो तैयारी करने लग गया। अगले ही वर्ष 1,20,000 चुने हुए अश्वारोहियों की विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में आ डटा। उधर पृथ्वीराज ने भी उससे मोर्चा लेने के लिए कई राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था। कुछ राजाओं ने तो अपनी सेनाएं भेज दी, किंतु उस समय गढ़वाल वंशीय कनौज नरेश जयचंद उससे तटस्थ ही रहा। किंवदंती है कि पृथ्वीराज से विद्वेष रखने के कारण जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इस किंवदंती की सत्यता का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, अतः जयचंद पर देशद्रोह का दोषारोपण भी अप्रामाणिक ज्ञात होता है। उसमें केवल इतनी ही सत्यता है कि उसने इस अवसर पर पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी। पृथ्वीराज के राजपूत योद्धाओं ने उस बार भी मुसलमानी सेना पर भीषण प्रहार कर अपनी वीरता का परिचय दिया था, किंतु देश के दुर्भाग्य से उन्हें पराजित होना पड़ा। इस प्रकार संवत 1248 के उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज की पराजय हुई। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज की किस प्रकार मृत्यु हुई, इस विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत मिलते हैं। कुछ के मतानुसार वो पहले बंदी बनाकर दिल्ली में रखा गया और बाद में गोरी के सैनिकों द्वारा मार दिया। कुछ का मत है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था और वहां उसकी मृत्यु हुई। ऐसी ही किंवदंती है कि पृथ्वीराज का दरबारी कवि और सखा चंद्रबरदाई अपने स्वामी की दुर्दिनों में सहायता करने के लिए गजनी गया था। उसने अपने बुद्धि कौशल से पृथ्वीराज द्वारा गोरी का संहार कराकर उसे बदला लिया था। फिर गोरी के सैनिकों ने उस दोनों को मार डाला था। इसकी किंवदंती का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, अतः ये प्रमाणिक ज्ञात नहीं होती। अंत में अपने प्रमाद और जयचंद के द्वेष के कारण वो पराजित हो गया। उसका मृत्यु काल 1248 माना जाता है। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने कनौज नरेश जयचंद को भी हराया और मार डाला। आपसी द्वेष के कारण उन दोनों की हार और मृत्यु हुई। पृथ्वीराज से संबंधित घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में हुआ है। तो ये
बात थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसका नाम सुनकर हम स्वाभिमान, वीरता और साहस से ओतप्रोत हो जाते हैं। राजस्थान की धरती वैसे ही वीरों और सपूतों की है। कण कण में, हर कण में यहाँ ऐसे ही वीरों का रक्त समाया हुआ है, जो हमें गौरवान्वित होने का गौरव प्रदान करते हैं। तो ये थी कुछ बातें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनकी आज जयंती है। इस जयंती पर उन्हें याद करते हैं। जयंती विशेष ये इतिहास, कहानी इतिहास की ये सेगमेंट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।